नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट जो हमें शो पर ज्वाइन कर रहे हैं वो है मिस्टर अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विसेज के। अविनाश जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। हाँ, गुड इवनिंग नेहा। वक्त थोड़ा मुश्किल है, हालात थोड़े गंभीर हैं। अगर हम मार्केट की बात करें तो बयानों का जो सिलसिला पूरे वॉर को लेकर जारी है, उससे मार्केट बड़े परेशान है और बड़े कंफ्यूज्ड भी हैं। यूएस कहता है कि वॉर खत्म होने वाली है, ईरान कहता है अभी जंग बाकी है, और साथ में हम देख रहे हैं एफआईआईज भी अपना भरोसा थोड़ा सा मार्केट से उनका डगमगा रहा है। बिकवाली का दौर जारी है। तो अविनाश जी, ऐसे में जब मार्केट में सारे टाइम एक कंफ्यूजन का दौर बना हुआ है, लोगों के पोर्टफोलियो रेड है, लॉसेस की तो मेरे ख्याल से एक परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। सो व्हाट विल बी योर सजेशन हमारे व्यूअर्स को आज के ऐसे टाइम पे? हाँ बिल्कुल, देखिए बाजार का जो हाल है वो वोलेटिलिटी बहुत भारी तरह से बढ़ी है। और देखिए जब भी कोई वॉर शुरू होता है तभी मेरे ख्याल से जितना लंबा वो चलता है तब तक मार्केट्स में कोई फंडामेंटल या कोई टेक्निकल व्यू लेके काम नहीं कर सकता। फंडामेंटल न्यूज़ भले ही अच्छे आए, लेकिन मार्केट को सबसे ज़्यादा जो टेंशन होता है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है। और आज वही देखा हमने कि बाजार में हालांकि आज वाटर रिलेटेड जो कंपनियां थी, गवर्नमेंट ने जल मिशन का जो बजट बढ़ाया है उससे डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो आपको देखने को मिले, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली देखने को मिली। तो मैं कहूँगा कि देखिए निवेशकों को ऐसे समय पे पूरा पैसा तो डिप्लॉय करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार कितना नीचे जाएगा ये भी कहना मुश्किल है और कब वॉर रुकेगी वो भी कहना मुश्किल है। मैं कहूँगा कि देखिए डोमेस्टिक फेसिंग जो सेक्टर्स है, जैसे ऑटो हो गया, सीमेंट हो गया, होटल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, जहाँ पे भी डोमेस्टिक मार्केट ही कंपनी के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, वैसी कंपनीज पे ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि डेफिनेटली जो ग्लोबल मार्केट ओरिएंटेड कंपनीज है, जैसे आईटी हो गया, केमिकल हो गए, मेरे ख्याल से जो क्रूड ऑयल रिलेटेड डायरेक्टली जो सेक्टर्स है, जैसे एविएशन होता है, पेंट्स होता है, केमिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे दिक्कतें मेरे ख्याल से शायद आने वाले 1-2 हफ्ते में और बढ़ेगी। और लग तो रहा है कि ये वॉर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए मार्च 31 तक, एंड ऑफ द मंथ तक ये सब मामला अगर सॉल्व होता है तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं होगा। बट अगर अप्रैल में, जून में ये वॉर चला जाता है तो डेफिनेटली दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन जितना कम हो उतना अच्छा है। कल सीपीआई के नंबर्स आने वाले हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नंबर्स अच्छे नहीं आए तो थोड़ा और नेगेटिव सरप्राइज आएगा। तो आई थिंक बेटर टू वेट एंड वॉच, बट डेफिनेटली आई थिंक लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स में थोड़ा सा कॉशन के साथ काम करिए। पूरा पैसा डालने की गुंजाइश मत करिए, थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर डालिए, बट अपना एम्यूनेशन तैयार रखिए, क्योंकि हो सकता है अगर बाजार 500,000 पॉइंट और गिरा तो आपको खरीदने के मौके तब मिलेंगे जब आपके पास थोड़ी सी कैश रहेगी। तो आप कह रहे हैं अगर मार्केट थोड़ा और गिरा, और अविनाश जी, तो गिरावट अभी हमें मतलब देखनी और बाकी है या हायर लेवल्स की भी थोड़ी उम्मीद करी जाए? नहीं, देखिए अभी ऊपर के लेवल पे तो कहना मुश्किल है, क्योंकि बाजार में कोई पॉजिटिव बायस तो है नहीं। मेरे ख्याल से अभी भी जो एफआईएस की बिकवाली है, जैसे आज मैं नंबर देख रहा था, करीबन 6,800 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की है। उसके सामने मेरे ख्याल से 4,500 करोड़ की डोमेस्टिक फंड्स ने बाइंग की है। तो देखिए ऐसा प्रेशर अगर रोज रहा तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार में एक डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा। और ऐसे माहौल में मेरे ख्याल से अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्रूड का भाव कहाँ सेटल होगा, ये वॉर पे इंडिया की क्या हालत है, क्योंकि अभी तो फिलहाल 1 महीने का तो इन्वेंट्री है। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1 महीने तक पॉसिबली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एलपीजी की बात करें या एलएनजी की बात करें तो वहाँ पे तो ऑलरेडी जो बड़े प्रोड्यूसर है, जैसे सऊदी है, कटार है, वहाँ से तो ऑलरेडी प्रोडक्शन काटा है। और मैं ये भी पढ़ रहा था कि ईरान ने ये जो ऑयल का प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, 20 मिलियन बैरल सप्लाई से कटे हुए, अभी 20% जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो चुका है। और यही कारण है कि मार्केट्स में थोड़ी चिंता है कि ये जितना लंबा समय चलेगा उसका नतीजा इकोनॉमी पे आने वाला है और ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी। सॉरी, कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी भी दबाव में आ सकते हैं।
तो ये सारे मामले किसी को पसंद नहीं है। देखिए ऐसे माहौल में हम्म। इन्वेस्टमेंट बैक सीट लेता है और कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा डिफेंसिव या लोग प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं। तो इक्विटी में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस शायद एक दो हफ्ते के लिए चलेगा, उसके बाद हमको खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ तक वॉर चला है, कितना और बाकी है। क्योंकि हम्म। ईरान के पास जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स है, काफी बड़ी मात्रा में मिसाइल्स है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटी वॉर है, वो भी अपनी तरफ हम्म। से लड़ाई लड़ेंगे। तो 2-3 हफ्ते तो मेरे ख्याल से टिल द मंथ एंड थोड़ा सा ये वॉलेटिलिटी हम सबको एक टेस्ट करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से इतना जल्दी मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा लगता है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं इतनी जल्दी अभी रिकवरी की उम्मीद कम है। और वॉर जितनी लंबी खिंचेगी आप कह रहे हैं, और उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि मार्केट का आगे का हाल क्या होने वाला है। अब अविनाश जी, आपने जल जीवन मिशन के बारे में बात करी। जो कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के विस्तार को मंजूरी दी है। 2028 तक इन्होंने कहा है कि 8.5 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। तो हमने देखा एनसीसी, शक्ति पंप्स, केईसी, ओसवाल पंप्स जैसे शेयर्स 19% तक चढ़े। तो मतलब गिरावट के दौर में भी हमने इन शेयर्स में तेजी देखी। तो कल क्या उम्मीद करी जाए, मतलब अगर हम आने वाले दिनों की बात करें इन शेयर्स में? देखिए मेरे ख्याल से जो शेयर 19-20% बढ़े हैं, इट इज क्वाइट ऑब्वियस नेहा जी की कल थोड़ी सी बिकवाली भी आएगी, क्योंकि ये ज्यादातर ट्रेडिंग बाइंग हुई है। ये कोई इन्वेस्टर नहीं है जिसने खरीदा है। मेरे ख्याल से जो न्यूज बेस्ड इंफॉर्मेशन पे जो ट्रेडर्स काम करते हैं वही हो चुका है। और 20% बढ़ने के बाद आप कोई भी शेयर देखो तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली तो आएगा, बट इसमें भी चॉइसेस है, जैसे कि वाटेक वावाग है, ईएमएस है, उसके बाद शक्ति पंप्स है। ये सारी कंपनीज हमको लगता है कि अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर आएगा, क्योंकि जनवरी और मार्च के क्वार्टर में तो कोई बड़ी रेवेन्यू का इम्पैक्ट आएगा नहीं, बट जो नए ऑर्डर आएंगे इसमें मैं समझता हूँ कि अप्रैल टू जून में बिजनेस बढ़ेगा इनका। थोड़ा सा ऑफटेक बढ़ने के बाद इनके मार्जिन भी बढ़ेंगे। और पिछले साल क्या हो गया था कि जल जीवन मिशन में बजट में थोड़ी कटाई हो गई थी, गवर्नमेंट ने पैसे भी टाइम पे रिलीज नहीं किए। अभी वापस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये बड़ा पैकेज है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपको अगले 6-12 महीने में मिलेगा। तो डेफिनेटली नजरिया पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप प्राइस की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होगा और उसके बाद मेरे ख्याल से निवेश के मौके बनेंगे। ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली 20-25% स्टॉक बढ़ने के बाद खरीदना है। मौके आपको नीचे लेवल भी मिलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आजकल बहुत जल्दी होती है। 20-25% एक दिन में किसी को मिलता है और ये बाजार में, तो वो डेफिनेटली उसको एनकैश करने की कोशिश 1-2 दिन में करेगा। ऑलराइट, आप कह रहे हैं अगर किसी को ये प्रॉफिट हो रहा है तो हम थोड़ी सी बिकवाली भी देख सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है इन शेयर्स में। अब अविनाश जी, हमारे एक मेंबर हैं शादाब जी, ये अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं सर, मेरा सवाल किर्लोस्कर ब्रदर्स पर है। मेरी बाइंग 1575 की है। क्या स्टॉप लॉस और टारगेट आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए इनका 1 महीने के लिए? देखिए मेरे ख्याल से एक महीने का व्यू देना डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं इनको यही कहूंगा कि आपको मार्च का क्वार्टर के लिए इंतजार करना चाहिए। अभी बहुत दूर नहीं है। जनवरी टू मार्च में इस कंपनी का सबसे बड़ा क्वार्टर माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बुकिंग और सेल्स जनवरी टू मार्च में होती है। तो आपका नज़रिया थोड़ा सा बढ़ाइए। मैं समझता हूँ कि अगर आप मिड अप्रैल या एंड अप्रैल तक रुकते हैं तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा अपसाइड मिले, क्योंकि देखिए पानी का जो सेक्टर है उसमें पंप्स की बहुत ज़रूरत होती है। प्लस काफ़ी दूसरे सेक्टर्स के लिए किर्लोस्कर ब्रदर्स एक वेल एस्टेब्लिश वेंडर है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इनका बिजनेस आउटलुक अगले 6 से 12 महीने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखिए। मेरे ख्याल से अगर अप्रैल या एंड अप्रैल या मई तक अगर आप रुके तो मेरे ख्याल से यहाँ से करीबन 7-8% या 10% पॉसिबल है। बट डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, आपने अच्छी कंपनी चुनी है, बट थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे चुनी है, तो थोड़ा इंतजार करिए। ऑलराइट, तो थोड़ा से ऊपर लेवल पे आपने अभी शेयर अविनाश जी के हिसाब से लिया है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी हैं, हमारे मेंबर हैं। कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड मैम, मेरे पास एस्टर डीएम हेल्थ केयर के शेयर्स हैं और 589 के प्राइस पर। तो उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, कि अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से एस्टर डीएम एक ऐसी कंपनी है जिसका काफी बड़ा एक्सपोजर मिडिल ईस्ट पे है और ये हॉस्पिटल सेक्टर में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए वहां पे लग तो नहीं रहा है कि कोई बड़ा डिमांड या कोई सप्लाई का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत सेफ बिजनेस मॉडल है। हालांकि देखिए वहां पे अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि आपका नजरिया कम से कम 3-6 महीना रखिए। मुझे लगता है कि नॉर्मली हमने हॉस्पिटल से स्पेस एक सेफ स्पेस माना जाता है
और कहीं ना कहीं इससे मुझे लगता नहीं कि वॉर से कोई इनका बिजनेस इफेक्ट होगा, बट 3 to 6 मंथ अगर ये होल्ड करे तो मेरे ख्याल से अच्छी बढ़त मिलेगी, क्योंकि ये काफी वेल एस्टेब्लिश वेंडर है मिडिल ईस्ट में, स्पेशली जीसीसी कंट्रीज जो हम कहते हैं वहाँ पे इनके काफी बड़ी मार्केट है। ऑलराइट, तो ये हो गई एस्टर डीएम की बात। अब अविनाश जी, अगर हम देखें, क्योंकि ऑयल और गैस को लेकर काफ़ी चर्चाएं ज़्यादा है, वॉर का समय है और प्राइसेस में भी हम देख रहे हैं कितनी बढ़त हो रही है और सप्लाई की भी किल्लत हम देश में भी देख पा रहे हैं। तो जो सप्लाई गैस और बेसिकली से जुड़े हुए सारे शेयर्स हैं उसमें हमने देखा कि आज दमदार एक्शन हुआ, यहाँ तक कि 20% तक भी कुछ गैस सप्लाई से जुड़े हुए शेयर्स ये दौड़े। तो अगर ईरान वॉर के चलते ये जो सारी चीजें हैं, अभी हम इसमें और बढ़त देख सकते हैं और यहाँ पे कहाँ है कमाई के मौके लोगों के लिए? देखिए, गैस की कंपनीज में मुझे लगता है कि अभी महानगर गैस का एक स्टेटमेंट आया था कि इन्होंने अपना जो रॉ मटेरियल है, जो एलएनजी है, वो डोमेस्टिक सोर्सेज से ही प्रोक्योर करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि एमजीएल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बट अगर आप पेट्रोनेट एलएनजी देखें या गैस अथॉरिटी गेल देखें, तो ये कंपनीज में सबसे बड़ी दिक्कत है कि ज़्यादातर एलएनजी कटार से आता है और कटार ने क्लियरली कहा है कि अभी प्रोडक्शन थोड़ा सा हिट होने वाला है। तो उसके बाद जो भी गैस कंपनियां हैं, गुजरात गैस ने तो अपने कस्टमर्स को ये कहा है कि आने वाले महीनों में वो प्रोडक्शन का वॉल्यूम मेंटेन करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ और गुजरात गैस जैसी कंपनी जो ज़्यादातर इम्पोर्टेड एलएनजी के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ पे उसको अवॉइड करें। बट एमजीएल मेरे ख्याल से अच्छा विकल्प है, यहाँ पे पोजीशन आप ले सकते हैं। आप कह रहे हैं अवॉइड करें, पर इन शेयरों में तो काफी बढ़त देखी गई अगर हम बुधवार की बात करें तो, जैसे कि गुजरात गैस है, गेल है, एटीजीएल वगैरह। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये एक शॉर्ट टर्म अपसाइड है। मेरे ख्याल से अभी भी नंबर्स मेरे ख्याल से जनवरी टू मार्च के तो अच्छे आएंगे, बट अगर सप्लाई इनका रॉ मटेरियल का कट होता है तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट है, मार्केट में ऐसे भी रिपोर्ट्स है कि एलएनजी कोई दूसरी कंट्री से इंडिया इंपोर्ट करेगी, उनका भरपाई जो कटार की है वो हो सकता है। तो मेरे ख्याल से देखिए आज के बाजार में ऐसा कंफर्म ट्रेंड होने के पहले कोई निवेश करना थोड़ा सा एक रिस्की मूव हो सकता है। तो मेरे ख्याल से देखिए जो ट्रेडर है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको निवेश करना है तो मुझे नहीं लगता है कोई जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तो 11-12 दिन ही हो चुके हैं वॉर का। मान के चलिए ये वॉर अगर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना चले तो ये ज्यादातर इनके रॉ मटेरियल्स तो इम्पोर्ट ही होती है। एलएनजी इंडिया काफी बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट करता है। तो आई थिंक देखिए ट्रेडिंग के लिए तो आपको स्टॉप लॉस और ट्रिगर टारगेट के हिसाब से काम करना है, वो तो प्योरली डिमांड सप्लाई से चलते हैं। बट फंडामेंटली मुझे नहीं लगता आपको इमीडिएटली ऐसे सेक्टर में निवेश करना चाहिए। थोड़ा समय रुकिए, थोड़ी क्लैरिटी आने दीजिए, क्योंकि एक दिन स्टॉक बढ़ता है, कोई गारंटी नहीं है कि कल परसों भी वो चलेगा। प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी तेजी से आती है। बिल्कुल, अगर एक दिन स्टॉक बढ़ा है तो जरूरी नहीं अगले दिन भी बढ़ेगा, ये बात जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है। इस समय एकदम इमोशंस में ट्रेंड के पीछे भागने की अभी क्या कहते हैं जरूरत नहीं है। अगर शशिधर जी यहाँ पर हैं हमारे मेंबर, टीटी के प्रेस्टीज और बटरफ्लाई गांधीमती के बारे में आपका व्यू जानना चाह रहे हैं, कंसिडरिंग द प्रेजेंट एलपीजी क्राइसिस। देखिए, लोग खाना तो खाने के लिए बंद नहीं करेंगे। अगर आप कहोगे कि एलपीजी नहीं है तो हम खाना बंद कर देंगे, तो मैं समझता हूँ ये शॉर्ट टर्म तकलीफ है। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी, उनका बिजनेस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में तो ये चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन अगर आप ये कहें कि धंधा पूरी तरह से बंद हो जाएगा, लोग खाना ही बंद करेंगे बनाने को एलपीजी पे, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पेन रहेगा। क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम ऐसी है कि एलपीजी आता है, नहीं आता है, कौन से भाव पे आता है, ये सब सोच के कस्टमर आता नहीं है। तो मुझे लगता है जिनको खाना पकाना है, जिनको खाना करना है, वो तो डेफिनेटली करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर आपका नजरिया कम से कम साल भर का है, और वॉर तो कंटिन्यू नहीं होगी, वॉर कभी ना कभी तो खत्म होगी। देखिए, कोई भी वॉर ज्यादा लंबा चलाना आजकल बहुत महंगी चीज होती है। तो आई वुड से दैट थोड़ा सा सब्र रखिए। और ये कंपनी जो आपने बताई, दोनों कंपनी बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस भी अच्छा है, ज्योग्राफिकल रीच भी अच्छा है। बट ये शॉर्ट टर्म पेन हो सकता है कि अगर एलपीजी की कटाई होती है तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि डिमांड थोड़ा सा कमजोर हो। बट नजरिया शॉर्ट टर्म में का ही है, लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ऑलराइट, आपके नजरिया भी शॉर्ट टर्म का ही है इसको लेकर। यहाँ पर मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप डीआरएस इनसाइट्स पे हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट हैं जो हमारे शो में ज्वाइन कर रहे हैं उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो लिंक है हमारा वो कमेंट में पिन्ड है, वहां जाकर आप डीआरएस इनसाइट्स के मेंबर बनकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। अनिल लोहन जी, आपका सवाल आया हुआ है यहाँ पर, बट मेंबरशिप आपके पास थी पर अभी इस समय आपका बैच नहीं दिख रहा है। पर चलिए आज के लिए आपका सवाल ले लेते हैं। फेयरकेम ऑर्गेनिक पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है अविनाश जी। कह रहे हैं सर मेरे 1700 नहीं 570 पे इन्होंने लिया है, 1700 इनकी क्वांटिटी है, 1 महीने का इनका व्यू है, तो क्या करना चाहिए इन्हें? ठीक है, मेरे ख्याल से आप ट्रेंड को फॉलो करिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ट्रेंड को रिस्पेक्ट करिए, जैसे सारे टेक्निकल वाले बोलते हैं कि रिस्पेक्ट द ट्रेंड और अपना स्टॉप लॉस टाइट रखिए, क्योंकि 1 महीने में ऐसा कुछ नजरिया कोई इमीडिएटली कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा। मेरे ख्याल से अगर आपको रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो कम से कम 3-4 महीने का नजरिया रखिए, क्योंकि जैसे ही कंपनी के Q4 नंबर्स आएंगे, कंपनी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है और स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है, तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आएगी, Q4 के नंबर्स कैसे आएंगे, वो मेरे ख्याल से अगर आप होल्ड करना चाहें तो मिड अप्रैल तक आप होल्ड करिए। मेरे ख्याल से नंबर्स अच्छे आने की काफी उम्मीद है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, तो ये हो गई फेयरकेम पर अविनाश जी की राय। अब रामचंद्रन जी हमें नाइजीरिया से ज्वाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं 115 कह रहे हैं मेरे पास शेयर्स हैं, क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ इस वक्त पर, और नजरिया मीडियम है का? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आपका नजरिया कम से कम 1.5 साल का है, देखिए रिलायंस तो मेरे ख्याल से बेनिफिट करेगा, क्योंकि रशिया का क्रूड ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ऑर्डर करेंगे। अब इन गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने भी कहा है कि उनको 1 महीने का विंडो मिला है, तो कहीं ना कहीं देखिए रिलायंस में जो ट्रिगर है वो जियो को लेके है, उसके रिटेल बिजनेस को लेके है। मुझे लगता है कि अगले साल 1.25 साल में ये दोनों कंपनियां डीमर्ज होगी, सेपरेटली लिस्ट होगी, और ऑलरेडी जियो फाइनेंस तो लिस्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। नंबर्स Q4 के मुझे लगता है मोटा मोटी ठीक ही आने चाहिए, लेकिन जो एजीएम होगा इस बार काफी लोग उम्मीद करेंगे कि उस एजीएम में मैनेजमेंट कुछ क्लैरिटी दे कि यार रिटेल बिजनेस या टेलीकॉम बिजनेस कौन सा पहला पब्लिक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये लेवल पे कोई होने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो थोड़ा धीरे चलता है। तो आपका अगर नजरिया 1.5 साल का है तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा यहाँ पे निवेश आप कर सकते हैं। ओके, आप कह रहे हैं नजरिया थोड़ा सा, क्योंकि शेयर धीरे चलता है आपके हिसाब से, तो नजरिया थोड़ा लंबा रखना चाहिए। रामचंद्रन जी, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया नाइजीरिया से हैं और HAL के शेयर्स पर भी आपकी राय मांगना चाह रहे हैं। 4,336 पर इन्होंने खरीदा है, कह रहे हैं क्या एवरेज कर सकते हैं अभी करंट लेवल पर? मीडियम टर्म ही इनका टारगेट व्यू है। नहीं, बिल्कुल। देखिए HAL में एक दो चीजें जो मार्केट को शायद पसंद नहीं आई। आई थिंक एक तो वो जो नया एयरक्राफ्ट गवर्नमेंट बना रहा है 2030 तक, वहाँ पे HAL का नाम वेंडर लिस्ट में नहीं है, और दूसरा तेजस एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए हैं, तो लोगों को थोड़ा सा एक कॉशियस मोड लगा है। बट अभी भी कंपनी के पास 55-60 हज़ार करोड़ का ऑर्डर बुक है और एविएशन स्पेस में ये सबसे बड़ा प्लेयर है। तो नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, मेरे ख्याल से साल भर का नजरिया रखिए, क्योंकि देखिए डिफेंस एक मल्टी ईयर थीम है और आने वाले दिनों में हम डिफेंस को और भी इम्पोर्टेंट और पुश मिलेगा गवर्नमेंट की साइड से। तो डेफिनेटली HAL अगर आपका नजरिया 12-15 महीने है तो एवरेज करिए। अच्छी कंपनी है, ऑर्डर बुक अच्छा है, और जैसे जैसे नंबर्स आएंगे मेरे ख्याल से HAL में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो आप उम्मीद कर रहे हैं HAL में भी अब जैसे नंबर्स आएंगे तेज देखने को मिल सकती है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और सर जाने से पहले एक डिस्क्लेमर। हाँ, इनफैक्ट दिया जी, जो भी शेयर्स हमने आपको बात की हो सकता है, देखिए हमारे भी क्लाइंट्स है, उनको भी हमने सजेस्ट वही स्टॉक्स किए होंगे, और पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन शेयर्स में नहीं है। Thank you so much Avinash ji for joining us today, and thank you to all the DRS Insights viewers आपके अच्छे सजेशंस और आपके सवालों के लिए। आई होप आप लोगों को इस दुविधा की घड़ी में हम लोग थोड़ी सी राहत दे पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।